नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सिविल सर्विसेज फॉर श्योर में। दोस्तों, हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया था। ठीक है, अब प्रेसिडेंट गवर्नर चूँकि मिलते जुलते होते हैं, इसलिए अब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, उसमें भी हम गवर्नर ही पढ़ेंगे। तो जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव में दोस्तों कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वैसे स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या कौन कौन होता है? गवर्नर, वाइस गवर्नर की कोई पोस्ट नहीं होती इसलिए वो होगा नहीं। गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट के, और एडवोकेट जनरल। जैसे वहाँ अटॉर्नी जनरल होता है ना सेंटर में, वैसे हर स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे अभी गवर्नर के बारे में। देखिए दोस्तों, गवर्नर का डुअल रोल होता है। डुअल मतलब दो रोल होते हैं। पहली चीज़ तो वो जैसे नॉमिनल हेड था ना, राष्ट्रपति नॉमिनल हेड, नाम मात्र का, वैसे ही गवर्नर भी नॉमिनल हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट में। और दूसरी चीज़ क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी प्रेसिडेंट का एक एजेंट के रूप में भी काम करता है। ठीक है, इसलिए इसके डुअल रोल कहे जाते हैं। अब दोस्तों क्या था कि संविधान में दिया हुआ है कि हर स्टेट का अपना एक गवर्नर होगा। ठीक है, लेकिन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में दिया गया है कि किसी एक आदमी को दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का एक साथ, इस वाले अमेंडमेंट, एक साथ गवर्नर बना सकते हैं 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। ठीक है, इसका मतलब एक ही गवर्नर बिहार और यूपी दोनों जगह का गवर्नर बन सकता है, एक ही आदमी। ठीक है, अब दोस्तों इसके इलेक्शन के बारे में देखते हैं, मतलब अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखिए, जैसे प्रेसिडेंट में इलेक्शन होता है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। लेकिन दोस्तों इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता है, ये सीधे सीधे प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये ध्यान लिखिएगा, एक वर्ड लिखा हुआ है संविधान में, वो देख लीजिए। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ये वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान दे लीजिए, कभी मान लीजिए पूछ ले ऑप्शन में। तो प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्ट किया जाता है। दोस्तों अमेरिका में हर एक स्टेट का जो गवर्नर होता है ना, उसका इलेक्शन होता है, लेकिन कनाडा में नहीं होता। तो ये हमने उठाया कहाँ से? ये कनाडा से, कैनेडियन मॉडल है ये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है दोस्तों। इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब कौन बन सकता है? बस दो ही चीज़ें दी हुई हैं संविधान में। क्या क्या है? वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और दूसरा कम से कम 35 साल उसकी दोस्तों उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति में दो चीज़ें और थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों क्या है कि ये तो संविधान में ये दोनों चीज़ दी हुई हैं। कुछ कन्वेंशन चले आए हैं, रीतियाँ चली आई हैं कि कैसे मतलब इंडिया में चलता चला आ रहा है, नहीं होता, एक पद्धति चली आ रही है। वो क्या है कि जो गवर्नर होगा वो उस स्टेट का नहीं होगा, दूसरे स्टेट का होगा। ठीक है, उस स्टेट का नहीं होगा, वो दूसरे स्टेट का रहने वाला होगा, जो गवर्नर जिस स्टेट का बनाया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि राष्ट्रपति जिस स्टेट का गवर्नर बनाना है उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करेगा गवर्नर बनाने से पहले। लेकिन ये कन्वेंशन है दोस्तों, ये कभी भी मूड के ऊपर है, फॉलो करो ना करो वो चीज़ें हैं, ये एक कन्वेंशन है बस। ठीक है, पद्धति है एक। चलिए, अब गवर्नर के ऑफिस का हम कंडीशंस देखते हैं, मतलब क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। राष्ट्रपति से बहुत ज़्यादा मेल खाती है दोस्तों, सारी चीज़ें लगभग राष्ट्रपति टाइप ही हैं, कुछ चीज़ें अलग है वो मैं बताता रहूँगा आपको। ठीक है, कंडीशन में पहली चीज़ वही राष्ट्रपति टाइप, कि वो किसी भी हाउस का, ठीक है, मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेंबर है और गवर्नर नियुक्त हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि जिस दिन से वो गवर्नर बना है उस दिन से उसने अपनी मेंबरशिप उस हाउस से ख़त्म कर दी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई दूसरा ऑफिस नहीं,
गवर्नर के साथ साथ होना चाहिए जिसमें वो प्रॉफिट कमाए, पैसा कमाए। तीसरी चीज़ दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन मिलता है, इनको राजभवन मिलता है फ्री का रहने के लिए, ठीक है, राजभवन। और दोस्तों इनकी सैलरी जो होती है, इमोलमेंट्स होते हैं, ये सब सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों, स्टेट वाला नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, दोनों में, राष्ट्रपति में भी पार्लियामेंट, इसमें पार्लियामेंट, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। और दोस्तों मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी एक ही आदमी को यूपी का भी एमपी बना दिया है, यूपी का भी गवर्नर बना दिया है, एमपी का भी गवर्नर बना दिया है, बिहार का भी बना दिया है। अब दोस्तों उसको सैलरी किस प्रकार मिलेगी? वो तीनों स्टेट में बांटा जाएगा, मतलब तीनों स्टेट मिल के उसकी सैलरी देंगे। और वो डिसाइड कौन करेगा कि कौन कितनी देगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि यूपी वाला इतना देगा, एमपी वाला इतना देगा, बिहार वाला इतना देगा, ठीक है दोस्तों। और जब तक वो गवर्नर है तब तक उसके इमोलमेंट, सैलरी, अलाउंसेस ये आप कम नहीं कर सकते हैं, जितना है उतना ही उसको देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और अब देख लीजिए ओथ यानी जब वो ऑफिस में आएगा तो भैया शपथ लेगा, तो शपथ में क्या क्या कहता है कि मैं भैया जो मेरा काम है उसको मैं फेथफुली निभाऊंगा। दूसरा, संविधान को ऊपर रखूंगा, संविधान के हिसाब से सारे काम करूंगा। तीसरा, स्टेट के जितने लोग हैं उनके वेलबींग, उनके अच्छाई के लिए, उनके सुधार के लिए मैं काम करता रहूँगा, ठीक है दोस्त। और इनको ओथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिस स्टेट के ये बनेंगे गवर्नर, उस स्टेट का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस नहीं है तो कोई दूसरा सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इनको भी प्रेसिडेंट की तरह इम्यूनिटी मिली हुई है, प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप चला ही नहीं सकते। मैंने बताया था प्रेसिडेंट वाले में भी सेम ही है, प्रोसीडिंग्स आप चला नहीं सकते, ये चीज़ नहीं चला सकते इनके ऊपर। सिविल प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों पे जो उनके पर्सनल हैं, ऑफिशियल जो उन्होंने काम किया एक्ट है, उसमें आप सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं चला सकते, लेकिन जो पर्सनल है उसमें आप चला सकते हैं, लेकिन उसके पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा, 2 मंथ्स प्रायर नोटिस देंगे, तब आप उनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं, सिविल वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब टेन्योर कितना होता है, मतलब कितने सालों तक ये वो राज्यपाल रहेंगे, गवर्नर रहेंगे? 5 ईयर्स, राष्ट्रपति भी 5 ईयर्स, ये भी 5 साल। राष्ट्रपति में क्या था कि 5 साल से पहले मतलब इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसमें इलेक्शन है नहीं, इसलिए मान लीजिए कोई गवर्नर बनाने में देरी हो गई तो ये जैसे राष्ट्रपति उसमें तब तक बना रहता था ना जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता था, इसी तरह गवर्नर भी, नया गवर्नर जब तक नहीं आएगा ये वहाँ का गवर्नर हो जाता है, गवर्नर बना रहता है, मतलब राज्यपाल बना रहता है, ठीक है। एक वर्ड लिखा है संविधान में, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक राष्ट्रपति को प्लेजर, मतलब अच्छा लगेगा तभी तक वो गवर्नर बना रहेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तब उनको गवर्नर के पद से हटा सकता है। दोस्तों क्या हुआ था, जब नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट आई थी 1989 में, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, 1989 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति से कहवा के, उससे पहले जो कांग्रेस ने जितने भी मतलब स्टेटों में वो बनाए थे, गवर्नर बनाए थे, उनको हटवा दिया। फिर 1991 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, पीवी नरसिम्हा राव की, उन्होंने वीपी सिंह वाले और चंद्रशेखर ने जो बनाया था उनको हटवा दिया। तो क्या मतलब है, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बताता है, तो इसका दुरुपयोग किया गया, ठीक है। वैसे भी कन्वेंशन यही है कि जो पार्टी रहती है ना उसी का आदमी मतलब गवर्नर बनता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर मान लीजिए दोस्तों उसमें तो संविधान लिखा था अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस नहीं है तो कोई सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज, ये राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे। लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं है दोस्तों, क्योंकि गवर्नर उपराज्यपाल होता नहीं है, वाइस गवर्नर होता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो कौन, प्रेसिडेंट चाहे तो ऐसा कुछ सिस्टम बना सकता है कि राज्यपाल ना हो तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वहाँ का राज्यपाल बन जाए कुछ दिनों के लिए,
ठीक है दोस्तों, अब पावर्स की बात करते हैं। इनके पास पावर क्या क्या होती है भाई, राज्यपाल की क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो देखिए राष्ट्रपति वाली ही ज़्यादातर हैं, लेकिन राष्ट्रपति में एक डिप्लोमेटिक पावर मैंने आपको बताया था, डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक इनको नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही पावर होती है कि वो मतलब वॉर या पीस, शांति की घोषणा कर सके, युद्ध की घोषणा कर सके। इनके पास वो पावर नहीं है। दूसरा, मान लीजिए जो इंटरनेशनल ट्रीटी होती है वो राष्ट्रपति के नाम पे होती हैं, समझ रहे हैं, जो संधियाँ होती हैं अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन ये पावर राज्यपाल के पास नहीं होती है। दूसरी दोस्तों, इनके पास मिलिट्री पावर नहीं होती है। मिलिट्री पावर मतलब जैसे राष्ट्रपति था ना, वो तीन सुपर मतलब तीनों जो आपके जल सेना, जल थल, समझ रहे हैं, जल थल वायु सेना जो तीनों थी, उसका सुपर कमांडर कौन होता था, राष्ट्रपति। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों, मिलिट्री पावर इनके पास कुछ नहीं है। इमरजेंसी पावर भी इनके पास नहीं होती है। जैसे राष्ट्रपति 352, 356, 365, 360 लागू कर सकता था, इमरजेंसी पावर भी इनके पास नहीं है। लेकिन हाँ, 356 के तहत ये राष्ट्रपति को बता सकते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इस स्टेट की ख़राब है, आप इमरजेंसी लगाइए। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उनके रिपोर्ट के हिसाब से अपने मन से भी कर सकता है, इसलिए इनको इमरजेंसी पावर में नहीं गिनते हैं। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति सिर्फ गवर्नर के रिपोर्ट के हिसाब से इमरजेंसी लगाता तो माना जाता कि इनके पास भी इमरजेंसी पावर है थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इनको इमरजेंसी पावर इनकी नहीं मानी जाती है। अब दोस्तों बाकी बची पावर्स देख लीजिए। एग्जीक्यूटिव पूरी राष्ट्रपति वाली पावर्स हैं। ठीक है, कुछ एक दो अलग हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सेंटर में जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। यहाँ पे गवर्नर के, स्टेट में गवर्नर के नाम पे होंगे। गवर्नर चाहेगा तो कुछ मतलब अच्छे तरीके से काम करने के लिए कुछ नए रूल्स रेगुलेशन बना सकता है। ठीक है, इसमें एक अलग काम क्या करता है दोस्तों, स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ हुआ आपका, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पे ट्राइब्स बहुत होते हैं ना दोस्तों, तो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है, उनको मतलब अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर अपॉइंट करता है, और वो जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक वहाँ पे मिनिस्टर बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे उसमें अटॉर्नी जनरल मतलब इतने सारे लोगों को नियुक्त करता था आपका राष्ट्रपति, वैसे ये भी बहुत सारे लोगों को नियुक्त करते हैं। जैसे कि वो अटॉर्नी जनरल करता था, ये एडवोकेट जनरल को करते हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर को करता था, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो यूपीएससी के मतलब, और देखिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंने आपको बताया था स्पेशल पिछली बार कि वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन हटाए किसके द्वारा जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये मतलब चांसलर, जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी किसी स्टेट की, जिस स्टेट में वो हैं उसके चांसलर होते हैं। वाइस चांसलर की नियुक्ति यही गवर्नर करते हैं। ठीक है, अब वही है दोस्तों, इमरजेंसी ये प्रेसिडेंट रूल लगवा सकते हैं, यही सब इनकी एग्जीक्यूटिव पावर में है। दूसरा दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर, फिर वही राष्ट्रपति वाली सारी। देखिए राष्ट्रपति और गवर्नर पढ़ाने से आपका फ़ायदा ये होगा कि राष्ट्रपति वाला आपने तुरंत पढ़ा था, अब गवर्नर वाला पढ़ रहे हैं, आपको एकदम भली भांति एकदम चीज़ आपको रट जाएंगी। ठीक है, अब जैसे वो लोकसभा राज्यसभा को मतलब प्रोरोग कर सकता था, लोकसभा को डिजॉल्व कर सकता था, वैसे ये भी प्रोरोग कर सकते हैं या डिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रोरोग आपको बताया था मैंने, प्रोरोग ये क्या होता है, सेशन ख़त्म करना, मतलब लोकसभा डिजॉल्व नहीं करना, डिजॉल्व में तो पूरा सरकार ही गिर जाती है। इसको प्रोरोग करना मतलब सेशन ख़त्म करना। बजट सेशन प्रोरोग कर दिया, बजट सेशन ख़त्म हो गया, वो गवर्नर पावर है। ठीक है, लेकिन वही जैसे उसमें था कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने का मैक्सिमम अंतराल रहेगा, वैसे इसमें भी है, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का अंतराल होगा, उससे ज़्यादा गैप नहीं कर सकते आप। उसके बाद जैसे राष्ट्रपति हर साल जब पहला सेशन होता था उससे पहले दोनों मतलब सदनों को संबोधित करता था, वैसे ये भी संबोधित करते हैं। या नई सरकार बनी तो पहला लेक्चर ये देंगे, संबोधन ये देंगे। ठीक है दोस्तों, ये कोई भी सवाल पूछ सकते हैं किसी बिल से रिलेटेड, मतलब इस असेंबली में, स्टेट असेंबली में पूछ सकते हैं भैया इस बिल का क्या स्टेटस है, क्या है, ये है। मान लीजिए वहाँ का स्पीकर या मतलब डिप्टी स्पीकर जो है वो नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो किसी को भी गवर्नर बना सकता है कि भैया आप स्पीकर की तरह काम करिए, अगर वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है दोस्तों,
ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में 2 लेजिस्लेचर और काउंसिल हो, किसी मतलब बहुत सारों में काउंसिल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे चाहे तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो किसी को कह सकता है कि भैया चलो आप डिप्टी चेयरमैन की तरह काम कर लो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा अंतर यहाँ पे क्या है कि जैसे राष्ट्रपति 2 लोगों को लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता था, ये 1 को करेंगे, ठीक है। संविधान में ये है। राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करता था, ये 1/6 ऑफ MLC लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने होंगे उनके 1/6 को ये नॉमिनेट करते हैं। किससे? क्लास याद कर लीजिए, क्लास, कोऑपरेटिव, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विसेज, साइंस, इस फील्ड का कोई भी होगा तो उसको अपॉइंट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जैसे राष्ट्रपति कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता था तो वो क्या क्या कर सकता था, वही इनका भी है। पहला एसेंट देंगे, साइन कर देंगे भैया जाओ। दूसरा विथहोल्ड हिज एसेंट, मतलब साइन नहीं करेंगे। इसी को दोस्तों एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, तुरंत मतलब वीटो लगा दिया, ख़त्म। तीसरा क्या करेगा, अगर वो मनी बिल नहीं है, समझ रहे हैं, मनी बिल नहीं है तो ये वापस कर देंगे, रिकमेंड मतलब सेंड बैक टू द मतलब लेजिस्लेचर, वापस भेज देंगे कि भैया आप इसको फिर से देखिए, इसमें मुझे कुछ दिक्कत लग रही है। अगर मनी बिल नहीं है तो मनी बिल को तो इनको करना ही पड़ता है साइन, क्योंकि इनकी मर्ज़ी से ही मनी बिल पेश किया जाएगा विधानसभा में, ठीक है। तो ये लेजिस्लेचर को वापस कर सकते हैं। फिर मान लीजिए लेजिस्लेचर ने उसमें कुछ मॉडिफाई किया या नहीं मॉडिफाई किया, फिर इनके पास भेज दिया। जब दोबारा भेजता है ना दोस्त, तो राष्ट्रपति को भी साइन करना पड़ता है, एसेंट देना पड़ता है, इनको भी एसेंट देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या, इसी को दोस्तों सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, राष्ट्रपति के केस में भी इनके में भी। सस्पेंसिव वीटो क्या हुआ दोस्तों, सस्पेंसिव यानी सस्पेंड वर्ड से बना है, ये सस्पेंड कर दिया हम लोग, कुछ समय के लिए इसको डिले कर दिया, ये हो गया सस्पेंसिव वीटो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनके पास लेकिन एक पावर और होती है, राष्ट्रपति के पास यही तीनों होती हैं, इनके पास चौथा क्या होता है, ये कुछ बिल को रिजर्व कर लेंगे, रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट के लिए कुछ बिल ये रिजर्व कर लेंगे। कौन कौन से बिल रिजर्व कर सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट के साथ कुछ छेड़खानी करने का बिल है वो रिजर्व कर लेंगे, या संविधान के साथ कोई दिक्कत करने वाला बिल है वो रिजर्व कर लेंगे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP पे कुछ छेड़खानी की बात है उसको रिजर्व कर लेंगे, या तो आर्टिकल 31A में जो है कंपलसरी एक्विजिशन करना प्रॉपर्टी का तो वो उसको रिजर्व कर लेंगे, समझ रहे हैं। ये सब बिल ये रिजर्व कर लेंगे राष्ट्रपति के लिए, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए उसके आगे है ऑर्डिनेंस बनाने वाला, जैसे वो भी तो ऑर्डिनेंस बनाते थे, ये भी ऑर्डिनेंस आर्टिकल 213 में इनका है। क्या है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, सेम है एकदम जो राष्ट्रपति वाली है दोस्तों, बस सेम है। बस राष्ट्रपति वाले में क्या था, वो उसी पर ऑर्डिनेंस बना सकते हैं जिसमें यूनियन लॉ होगा, ये उसी पर ऑर्डिनेंस बना सकते हैं जिस पे जो स्टेट लॉ मतलब जो स्टेट लिस्ट में चीज़ें होंगी, जो स्टेट जिस पे लॉ बना सकता है उसी पर ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। और मैक्सिमम दोस्तों कितने दिन, 6 महीने और 6 वीक्स। तो दोस्तों 6 मंथ 6 वीक्स, ये मैक्सिमम इतने दिन तक चल सकता है, अगर इसको मतलब जब फिर से सेशन चालू हो उसमें इसको पास ना करवाया जाए तो मैक्सिमम इतना। लेकिन उससे पहले भी गवर्नर चाहे तो ऑर्डिनेंस वापस ले सकता है, ठीक है, ये गवर्नर ने बनाया था, गवर्नर चाहे तो उसको वापस ले सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब दोस्तों देखिए इस वाले हम चौथे वाले केस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये जो बिल रिजर्व किया जाता है, गवर्नर चाहे तो मनी बिल को रिजर्व भी कर सकता है, ठीक है, उसके सेंटर मतलब प्रेसिडेंट के लिए। उस केस में देखिए, अगर मैं एक ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ, मनी बिल की अभी बात छोड़ते हैं, ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं। ऑर्डिनरी बिल अगर मान लीजिए रिजर्व कर दिया गया प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर ने रिजर्व कर दिया कि भैया प्रेसिडेंट के लिए ये बिल रिजर्व्ड है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन होता है, वही 3। पहला एसेंट दे, दूसरा विदहोल्ड करे, रोक ले, तीसरा रिटर्न कर दे, ठीक है दोस्तों। यही 3 ऑप्शन फिर से प्रेसिडेंट के पास भी होगा। गवर्नर ने जो बिल रिजर्व किया उसके लिए भी 3 ऑप्शन। ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं अभी हम, उसमें क्या दोस्तों, राष्ट्रपति चाहे तो एसेंट दे दे,
चाहे तो रोक ले, ख़त्म कर दे बिल को वहीं पे, या चाहे तो रिटर्न कर दे। लेकिन दोस्तों जो बिल रिटर्न करेगा वो फिर से स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा, स्टेट विधानसभा विधान परिषद में जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो जो जाएगा वो 6 मंथ मैक्सिमम 6 महीने के अंदर फिर से वापस आना चाहिए राष्ट्रपति के पास। मतलब 6 महीने के अंदर ही उनको फिर से रिकमेंडेशन देनी है। प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया ना भाई, इसमें ये दिक्कतें हैं, आप ले जाओ वापस, तो वो लोग फिर उसको रिकमेंडेशन देंगे, भैया अच्छा ये गलती थी, लेकिन वो टाइम दिया हुआ है इसमें 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर वो रिकमेंडेशन देंगे, या तो वैसे ही बिल भेज देंगे या तो उसमें चेंजेस करके भेजेंगे। अब इस केस में क्या है, अब इसके पहले वाले केस में क्या था, जो पार्लियामेंट वाला था उसमें प्रेसिडेंट को हामी भरनी पड़ती थी, एसेंट देना पड़ता था। लेकिन इस बार जो रिजर्व्ड बिल हैं उसमें प्रेसिडेंट चाहे तो अब उसको दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। समझ गए, थोड़ा सा अंतर है। 6 क्या समझना है, 6 महीने के अंदर फिर से लोकसभा विधानसभा विधान परिषद वापस करेगा। उस बार राष्ट्रपति लोकसभा वाले केस में जो सेंटर वाला था उसमें क्या था कि देगा, मतलब देना ही पड़ेगा उसे अगर रिकमेंडेशन के बाद आता है तो। लेकिन इस केस में जो स्टेट का बिल है उसमें चाहे तो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। समझ रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब एब्सोल्यूट वीटो राष्ट्रपति का ज़्यादा होता है जो स्टेट के बिल्स होते हैं रिजर्व्ड उनके लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये थी, एब्सोल्यूट वीटो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब मनी बिल की बात करते हैं दोस्तों। ये तो ऑर्डिनरी बिल के बारे में कहा, मनी बिल भी रिजर्व होता है। गवर्नर रिजर्व कर दिया भैया सेंटर के लिए, मतलब राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया। वो बिल के लिए भी क्या होगा, उसके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन, मनी बिल के लिए राष्ट्रपति के पास बस 2 ही ऑप्शन है, या तो हामी भर दे या तो विदहोल्ड कर ले, या तो दे उसको परमिशन या तो परमिशन ना दे, रिटर्न नहीं कर सकता मनी बिल को। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ थी, समझ गया। ऑर्डिनरी बिल में वो रिटर्न भी कर सकता है, 6 महीने के अंदर वापस आएगा। वापस आने पे ज़रूरी नहीं कि उसको वो हामी भरे ही भरे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें रिकन्सिडर के लिए मनी बिल में वो नहीं भेज सकता है, वो या तो एसेंट देगा या तो उसको विदहोल्ड कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं, हमने प्रेसिडेंट के बारे में बात की थी, पार्डनिंग पावर ना, जिसमें मैं दिखा देता हूँ, पिछले मैंने लिखा हुआ है वहीं से आप समझ लीजिए। देखिए ये रहा, ये बताया था हमने, ये राष्ट्रपति के केस में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो किसी भी, मतलब जो जेल वेल में बंद है, जिनको जो सज़ा मिल गई है उसको मतलब छोड़ सकता है या उसको कुछ रियायत दे सकता है। वो कैसी कैसी रियायत थी दोस्तों, पार्डन, कम्यूट, रेमिट, रिस्पाइट, रिप्राइव, सेम चीज़ें इनके में भी हैं। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जान जाइए, मैंने आपको बताया था इसमें कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस मतलब फांसी की सज़ा हुई है, कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, समझ रहे हैं, उसको राष्ट्रपति चाहे तो सिरे से खारिज कर सकता है, उसको फ्री कर सकता है। लेकिन गवर्नर वाले केस में वो उसको फ्री नहीं कर सकता है, वो उसकी सज़ा को ये वाला कर देगा, कम्यूट कर देगा, डेथ वाले को रेमिट कर देगा, रिस्पाइट कर देगा, रिप्राइव कर देगा, लेकिन पार्डन नहीं कर सकता, कंप्लीटली फ्री नहीं कर सकता उसको। समझ गए ये चीज़ आप, है ना, ये चीज़ है बस। ये राष्ट्रपति वाले में उसको पावर है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास ये है कि उसको कंप्लीटली फ्री कर दे। ये फ्री नहीं कर सकते भाई साहब, ये कम कर देंगे, उसकी सज़ा 5 साल कर देंगे, डेथ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, समझ रहे हैं, ये सब कर दिया, लेकिन उसमें नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरी चीज़ इन दोनों में अंतर क्या है इस वाले पावर में, कि कोर्ट मार्शल जो होता है, कोर्ट मतलब वो जो मिलिट्री के अपने कोर्ट होते हैं वो भी सज़ा सुनाते हैं, उसके खिलाफ भी राष्ट्रपति चाहे तो ये सब चीज़ें दे सकता है, ये दे सकता है। लेकिन गवर्नर की पावर नहीं है कि वो कोर्ट मार्शल के खिलाफ कुछ कर सके। ठीक है, यानी मिलिट्री के जो कोर्ट हैं उसके खिलाफ गवर्नर की पावर नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, और तीसरी चीज़ कि जो मतलब राष्ट्रपति उसी पे कर सकता है जो कि यूनियन द्वारा पनिशमेंट दिया गया, सेंटर द्वारा पनिशमेंट दिया गया हो। लेकिन ये जो गवर्नर हैं, ये स्टेट का जहाँ पे लॉ होगा दोस्तों, समझ रहे हैं, जो स्टेट पनिशमेंट देगा उसी पे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है,
अब दोस्तों एक आखिरी चीज़ बची है, डिस्क्रिशनरी पावर। देखिए मैंने राष्ट्रपति के केस में आपको बताया था, राष्ट्रपति केस में मैंने बताया था दोस्तों की डिस्क्रिशनरी पावर राष्ट्रपति की संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर लिखा हुआ है। वहाँ पे कहा है कि गवर्नर चाहे तो ही कैन एक्ट एज पर हिज डिस्क्रिशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे संविधान में डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की बोली गई है, लेकिन राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं बोली गई है, ठीक है। अब देखिए मतलब क्या होता है कि बहुत बार पॉसिबिलिटी होती है कि मतलब डिस्क्रिशनरी पावर की ज़रूरत पड़ती है, राष्ट्रपति को भी पड़ती है, लेकिन राष्ट्रपति क्या है वो मतलब वो बाध्य है। बाध्य कैसे दोस्तों? 42वें अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। राष्ट्रपति को 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कहा गया है कि भैया जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे वो बाइंडिंग होती है, मतलब वो मानना ही होता है प्रेसिडेंट को। लेकिन गवर्नर के लिए 42वें अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। ये ध्यान देने वाली चीज़ थी, इसमें गवर्नर के लिए कुछ नहीं बोला गया है, ये बोला गया सिर्फ राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। 42वां अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ राष्ट्रपति को बोला गया कि भैया आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट के डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन ये जा सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों 44वां अमेंडमेंट एक्ट जो था ना, वो राष्ट्रपति को भी थोड़ा सा पावर बढ़ाता है। वो क्या करता है, 42वां वाला कहता है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकते, 44वां कहता है हाँ भाई नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक बार ये राष्ट्रपति को पावर दी जाए कि वो उस चीज़ को रिकंसीडर करने के लिए फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेजे। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से दोबारा बिना उसको चेंज किए हुए भेजते हैं तो राष्ट्रपति को मानना होता है। यानी 44वां अमेंडमेंट एक्ट एक बार इनको मोहलत देता है कि फिर से आप एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज दीजिए और वो आपका देख लें चीज़ें, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें थी। अब डिस्क्रिशनरी पावर इनका कैसे जैसे डिस्क्रिशनरी पावर में एक रिजर्वेशन ऑफ बिल जो मैंने बताया आपको, ठीक है, कि रिजर्व कर लेंगे प्रेसिडेंट के लिए बिल ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट, ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में है ना, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, ये भी इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। भाई लिख के दे दे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ख़राब है तब क्या करोगे, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि दोस्तों हाँ एक चीज़ और है दोस्तों कि छठा शेड्यूल होता है, शेड्यूल 6 में 4 स्टेट हैं, याद कर लीजिए कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। ATM, ATM आप जानते ही हैं, आगे एम और लगा दीजिए। मातम याद कर लीजिए, ठीक है, मातम। ये 4 स्टेट कौन कौन से हैं दोस्तों? मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिज़ोरम। मणिपुर नहीं है इसमें। क्या है, इन चारों स्टेट में ट्राइबल डिवीज़न होते हैं, कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमको मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है, मतलब मिनरल वहाँ से लेना है, तो हमें ट्राइबल जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उनको रॉयल्टी पैसा देना पड़ता है। वो भी कौन डिसाइड करता है दोस्तों? ये भी डिस्क्रिशनरी पावर में है। वो भी कौन डिसाइड करता है? गवर्नर, ठीक है। याद हो गया, मातम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, गवर्नर बस इतना ही था। अब आप राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों एक साथ एक एक करके वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। आगे का वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू।